बैतूल जिला वनों से संपन्न है और समृद्ध है। यहाँ की चाहे इमारती लकड़ियाँ हो, चाहे यहाँ के औषधीय वन हो, वो पूरे विश्व में प्रख्यात है। और ऐसे वनों के संरक्षण के लिए समय समय पर बैतूल ज़िले में जिम्मेदार और जवाबदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है और कई बार प्रशिक्षण के लिए भी अधिकारियों को चुना जाता है बैतूल में, क्योंकि यहाँ की जो जंगल संपदा है वो बृहद है। तो आइए हम मिलते हैं हमारे फादर्स डे की श्रृंखला में। अगला नाम है विनोद जाखड़ जी का, जो कि वन सेवा में हैं और बैतूल में एज ट्रेनी डीएफओ के रूप में अभी यहाँ पर पदस्थ हैं। सर, स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। और जानना चाहेंगे, शुरुआत चूँकि फादर्स डे को लेकर हम कर रहे हैं, इसलिए आपको पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं फादर्स डे की। और हम जानना चाहेंगे किस तरह की परिस्थितियाँ रही, पापा ने किस तरह से आप लोगों को बड़ा किया और क्या चुनौतियाँ थीं? जहाँ तक हमारी पृष्ठभूमि का सवाल है, तो हम लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे फादर साहब, उनके फादर साहब किसान थे, तो हमारे फादर साहब और मेरी दादी जो हैं वो खेती का काम किया करते थे। और उसमें क्योंकि हम लोग राजस्थान से आते हैं तो ज़्यादा खेती की पैदावार ज़्यादा है नहीं, तो उसके अलावा वो सेठ के घर पे काम करके और इस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई फाइनेंस की थी। और इसी तरह पढ़ाई करके, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे हमारे फादर साहब जी। तो इसी तरह पढ़ाई करके उन्होंने किसी तरह फ़ौज की नौकरी उन्होंने ज्वाइन की। 20 साल फ़ौज में सेवा करने के बाद, फ़ौज में अलग अलग विंग होती है, तो आर्मी में मेरे फादर साहब एयरफोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो अलग अलग जगह उन्होंने सेवाएँ दी, बरेली, भुज, श्रीनगर, जोधपुर। तो वहाँ पे 20 साल फ़ौज में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद फिर से एक बार गांव आ गए हम लोग। गांव में फिर से खेती जो थी वो हमारा प्रमुख पेशा था। हाँ जी। तो हम लोग भी फादर साहब का हाथ बटाते थे खेती में, स्कूल के बाद जो भी समय मिलता था या सुबह सुबह स्कूल से पहले जो भी समय मिलता था। तो मैंने अपने फादर साहब को हमेशा मेहनत करते हुए देखा है और मेरे लिए वो हमेशा मेरे हीरो रहे हैं। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो मेरे लिए उनकी जो डिसिप्लिन थी, उनकी जो वैल्यूज़ थी, उनकी जो मेहनत थी, और फादर साहब ने हमेशा जितना भी था हमारे लिए, जितना वो कर सकते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ के किया। अपने सपने, अपनी ज़रूरतें, उनको हमेशा दबा के रखा, मेरे फादर और मदर दोनों ने ही। और उसके बाद भी जितनी भी कमी थी, हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। तो उसके लिए मतलब मैं जितना भी हूँ कोशिश कर लूँ, मैं उनका वो कर्ज कभी चुका नहीं सकता। ही इज़ माई हीरो, ही हैज़ बीन माई हीरो, ही विल ऑलवेज बी माई हीरो। तो सर, फ़ौज में जाने की वजह से बहुत कम समय, वो जो दौर था वो तो कम ही समय बिता पाए होंगे। आप लोगों को बड़ा करने में तो मम्मी की जिम्मेदारी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि छुट्टियाँ कम मिलती है फ़ौजी को वैसे भी। तो वो कैसा दौर था, किस तरह से? अगेन वो भी मतलब काफ़ी मेरी मदर के लिए काफ़ी मुश्किल था। बीच में फादर साहब बहुत टाइम बाद जब आते थे, बीच में टेम्परेरी ड्यूटीज़ के लिए काफ़ी समय तक पिताजी को बाहर रहना पड़ता था जी। इवन करगिल वॉर के दौरान भी या 90s में कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान फादर साहब श्रीनगर में पोस्टेड थे। उस टाइम हम लोग अकेले रहते थे। वो एक अलग टेंशन होता है कि युद्ध का दौर होता है, तब फैमिली भी एक युद्ध लड़ रही होती है कि एक तरफ से मतलब फादर साहब की टेंशन होती थी, दूसरी तरफ हम 3 भाई बहन हैं, हमें भी संभालना। मेरी माँ कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर किया है कि उनके तीनों बच्चे, हमारे ख़ानदान में पहली ग्रेजुएट मेरी दीदी थी, दूसरा मैं हूँ और तीसरा मेरा छोटा भाई है। तो उन्होंने कभी स्कूल नहीं गई, कभी शिक्षा नहीं ली, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वो अच्छे से अच्छा काम करें आगे जाके। तो आज हम तीनों जो भी हैं, सब कुछ हमारे माँ बाप की वजह से ही है, उनकी सोच की वजह से ही है। इवन मेरी प्रिपरेशन के दौरान भी काफ़ी लंबा वो एक स्ट्रगल रहा है। काफ़ी समय तक मैंने 3 सरकारी नौकरियां भी छोड़ी। फिर भी उनका कभी, फादर साहब का और मदर का कभी मुझ पे दबाव नहीं आया कि आप नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ। कभी भी दबाव नहीं आया। शादी करने के लिए भी जल्दी शादी करने के लिए भी। तो मेरे फादर साहब का और मेरी वाइफ का, इनका बहुत बड़ा रोल है आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ। सर, क्या वजह थी कि 3 नौकरियाँ छोड़नी पड़ी? एक बार अगर यूपीएससी का जुनून आ जाए, जुनून सा जो सवार हो गया था। और कई
बहुत ही काबिल ऑफिसर्स को मैंने बड़े करीब से काम करते हुए देखा था, कॉलेज के दौरान भी, उसके बाद भी। कई ऑफिसर्स के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि किस तरह उन्होंने बहुत कम समय में और हज़ारों ज़िंदगियों को छुआ और ज़िंदगियां बदली। जैसे राजस्थान में एक मेरे बहुत ही फेवरेट IAS ऑफिसर हुआ करते, अभी भी हैं, समित शर्मा सर। अच्छा। वो हो गए, या फिर और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी निष्ठा और लगन से बहुत ज़िंदगियों को छुआ, ज़िंदगी बदली। तो UPSC जो था वो एक तरीका था ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने का, बल्कि हज़ारों ज़िंदगियों को बदलने का। जी। तो वो एक जुनून जो सिर पे सवार था, उसके बाद कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। और घर वालों का सहयोग इसमें सबसे ज़रूरी होता है। बहुत लोग, मेरे कई मित्र भी और भी एस्पिरेंट्स जो हैं, वो घर वालों का बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन कई बार उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो लोग नहीं आगे आ पाते, सेलेक्ट हो पाते। तो उस केस में मैं लकी रहा हूँ बहुत। जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर लिया था? मेरा IFS में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। जी। सिविल सर्विसेज में मैंने 5 अटेम्प्ट दिए थे, जिनमें एक बार मैंने इंटरव्यू भी दिया था। देन फिर IFS में मैं सेलेक्ट हुआ, मेरी फॉर्चुनेटली ठीक ठाक रैंक आ गई। जी। तो 9th रैंक थी, अच्छी रैंक थी, तो मुझे अच्छा कैडर मिल गया मध्य प्रदेश, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैडर्स है फॉरेस्ट के लिए इंडिया में। तो एक बार ज्वाइन करने के बाद देन आई रियलाइज्ड कि फॉरेस्ट सर्विस जितनी बाहर से लगता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल सर्विस है, जिसमें हम लोग ना सिर्फ देश की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी या आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं, उनकी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए, बल्कि जो वनों पे आश्रित जो लोग हैं, स्पेशली जो समाज की पंक्ति में आखिरी में खड़े जो लोग हैं, खासकर जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, उनके लिए कुछ करने का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली MP में, जहाँ पे हम लोग ना सिर्फ पुलिसिंग ड्यूटीज़ होती है, फॉरेस्ट लॉ का इन्फोर्समेंट होता है, उसके अलावा डेवलपमेंट वर्क्स भी करवाते हैं हम लोग। जो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस है वहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी। अभी तो फॉरेस्ट विलेजेस में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो गए हैं। पहले वहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी, बड़ा कठिन जीवन था फॉरेस्ट विलेजेस में, लेकिन अब वन समितियों के माध्यम से उनको भी आजीविका के भी साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप काफ़ी समय से बैतूल में पोस्टेड हैं और शायद आप बैतूल रेंज के लिए ही अभी वर्तमान में आपकी पोस्टिंग है, तो किस तरह का अनुभव है बैतूल के जंगलों को लेकर? किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं सामने? और मुझे लगता है कि कुछ अभी बीच में ये भी बात आई थी कि कुछ अंतर्राज्यीय गिरोहों को भी पकड़ने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो भी प्लीज़ साझा कीजिए। बैतूल में जितना भी मेरा समय रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी इस ट्रेनिंग में और पहले चार्ज में। बैतूल हैज़ बीन वेरी गुड। और जो यहाँ के जंगल हैं उनका जो महत्व है वो किसी से छुपा नहीं है। बैतूल का जो सागौन है अपने आप में देश में एक अलग पहचान रखता है, अभी GI टैग के भी लास्ट स्टेजेस में है। और जो सतपुड़ा के यहाँ के जंगल हैं उनके बारे में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भी कालजयी रचना है उनकी, तो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और जैसा आपने कहा कि इन जंगलों को पिछले कुछ समय से काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाले तत्व भी यहाँ पे सक्रिय रहे हैं, क्योंकि ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो उस तरह के अलग एक चैलेंजेस भी इसमें थे। कई तरह के जो सिंडिकेट हैं टिम्बर स्मगलिंग के, वो भी यहाँ पे एक्टिव थे। उनमें से एक बड़े सिंडिकेट को पकड़ने में हमारी टीम को बहुत सफलता मिली। हम लोगों ने उसमें लगभग 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और उसी कड़ी में हमने DFO सर के मार्गदर्शन में हमने और हमसे पहले जो टीम थी, श्रेयस सर यहाँ पे पोस्टेड थे, सबकी टीम ने सागर में जाके हमने लगभग 40-50 लाख की लकड़ी जो टिम्बर है उसकी ज़ब्ती की कार्रवाई की। तो टीम का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। मेरा इसमें बहुत ही सूक्ष्म योगदान है, बाकी टीम का सबसे ज़्यादा योगदान है। टीम हमारी बहुत ही ज़्यादा काबिल है, और जो मार्गदर्शन रहा है DFO सर का वो सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें। जो उन्होंने हमें फ्रीडम दी है और जो सपोर्ट और बैकिंग दी है, उसके बिना ये हो नहीं पाता। तो इस कार्रवाई से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। जो कहते हैं कि जंगल में जो रहने लग जाते हैं वो जंगल के हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो वन्य जीव हैं, वो आपस में बात करने लगते हैं उन लोगों से। तो कितना जुड़ाव आपका हमारे बैतूल के जंगलों से आप उत्तर वन मंडल में अभी हैं, तो और बैतूल ज़िले के वनों की एक विशेषता भी ये है कि
एक वनमंडल का जंगल दूसरे वनमंडल से थोड़ा भिन्न हो जाता है, शायद वो जलवायु की वजह से या भूमि कहना चाहिए कि धरातली संरचना अलग होने की वजह से भी। तो कितना जुड़ाव आपका जंगल से हुआ है? मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि बैतूल के ये जो सतपुड़ा के जंगल हैं वो कितने मतलब शांति देते हैं मुझे। मैं स्टाफ के साथ पैदल गश्ती भी करता रहता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप राजस्थान से हैं इसलिए आपको जंगल वो भी एक रीज़न हो सकता है, बट एक रीज़न ये भी है कि हमेशा ही मतलब क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और किसान पृष्ठभूमि से हूँ, तो जल जंगल ज़मीन उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारी तरफ इस तरह के जंगल नहीं हैं, लेकिन उस तरफ भी जो खेजड़ी के और धोक के फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे फॉरेस्ट हैं और हमें कीमत भी पता है जंगल और जल की। लेकिन बैतूल के जंगल जो हैं वो मेस्मराइजिंग हैं, मतलब उनके लिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत बार हम लोग पैदल गश्ती पे टीम के साथ निकलते हैं तो मतलब मन करता है कि बस चलते ही जाएं, इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स भी मतलब हैं। थकाने वाला जॉब नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जितना हो चलते जाएं। कई बार तो स्टाफ परेशान हो जाता है कि कितना चलते हैं, तो लेकिन मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ के नॉर्थ वेस्ट साउथ तीनों डिवीज़न के जंगल मैंने देखे हैं। एज ए ट्रेनी हमें सीनियर्स ने फ्रीडम दी हुई है कि आप किसी डिवीज़न में बंधे हुए नहीं हैं, आप सभी डिवीज़न में जा सकते हैं। तो नॉर्थ में असीरगढ़ से लेके किलनदेव से लेके साउथ में कुकरू के फॉरेस्ट हम लोगों ने सारे देखे हैं, सारे पहाड़ों की चढ़ाइयाँ भी की है टीम के साथ। तो वो एक अलग अनुभव होता है, एक अलग फीलिंग होती है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे वन माफिया अपने आप में थोड़ा सा रिस्की होता है, इन लोगों में अलग तरह का ट्रेंड होता है, छुपना और छुपाना इनको बहुत अच्छे से आता है। इनका सिंडिकेट थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा अलग तरह, मतलब सामान्य अपराधों की तुलना में वन अपराधी थोड़े ज़्यादा शातिर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो चंचल वन्य प्राणियों का शिकार कर लेते हैं वो कितने सक्रिय होते होंगे। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें आती होगी कि धमकियां भी मिली होगी और किसी कार्रवाई को न करने के लिए प्रेशर भी आया होगा, तो उससे कैसे दो चार हुए हैं? सही बात है। मतलब ये चीज़ें भी आती रहती है एंड दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। तो बट कुल मिला के ये है कि जब आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं और अगर अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं तो इवन बाकी सब लोग भी देख लेते हैं, प्रेशर वगैरह भी उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इतने डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं तो उस तरह का प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा। तो सामने वाले भी वो चीज़ देख लेते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए हैं और उसका एक रीज़न ये भी है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी गुड सीनियर्स। तो ज़्यादा प्रेशर मुझ पे आने भी नहीं देते। डीएफओ सर ही जितना प्रेशर होता है वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मुझ तक बहुत ज़्यादा प्रेशर आने भी नहीं देते। और बाकी जो चैलेंजेस आते हैं वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। हाँ, इनको पकड़ना थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होता है क्योंकि इतना वास्ट वन क्षेत्र है और मतलब मेरे खुद के अंडर 22,000 हेक्टेयर का जंगल है जिसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो कई बार उनको पकड़ना बड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट भी इवॉल्व कर रहा है। CDR टेक्निकल इंटेलिजेंस, वो सारी चीज़ें हमने इस केस में भी टेक्निकल इंटेलिजेंस काफ़ी उपयोग किया और बाकी विभागों का भी हमें पूर्ण सहयोग मिलता रहा है। बैतूल पुलिस का भी हमें बहुत सहयोग मिला है थैंक्स टू SP सर के कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो इन सारी चीज़ों ने काम को आसान बनाया। एक तरह से जो है तालमेल सबसे बिठाकर काम हो जाता है। सर फिर आते हैं फैमिली की तरफ और जानना चाहते हैं कि किस तरह से परिवार के बीच में सामंजस्य सिविल सर्विस में होते हुए बैठता है? थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है। टाइम वर्क लाइफ बैलेंस और जो टाइम मैनेजमेंट होता है, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में थोड़ा मुश्किल है वो बैलेंस बिठाना। तो उस वजह से कई बार ये भी होता है कि घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए वी आर गिल्टी फॉर आवर फैमिलीज, ठीक है। बट लेकिन फैमिली भी समझती है कि क्योंकि ये बडिंग स्टेजेस ऑफ करियर हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम अपनी करियर को देना होता है, क्योंकि ये फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं करियर। इसमें हम जितना ज़्यादा टाइम अपने काम को देंगे उतना हम बेहतर सीखेंगे और उतना आगे हम लोग बेहतर मैनेज कर पाएंगे। तो इसमें मैं थैंकफुल हूँ अपनी वाइफ के लिए और अपने फैमिली के लिए, जो वो लोग भी मुझे इतनी फ्रीडम देते हैं कि मैं पूरा ध्यान अपना काम की तरफ लगा सकूँ। मैंने डेफिनेटली मतलब फैमिली को थोड़ा बहुत इग्नोर किया है पिछले कई महीनों में, उसके लिए मैं गिल्टी भी हूँ, बट आई एम थैंकफुल ऑल्सो टू माई फैमिली।
विवाह प्रेम विवाह तो नहीं है? जी ज़रूर, मेरा प्रेम विवाह है। जी। आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दिस सेंस ऑल्सो। हमारा बहुत पुराना रिलेशनशिप था जी। और हमारे पेरेंट्स भी, दोनों के पेरेंट्स, हम लोग इस सेंस में भी फॉर्चुनेट रहे हैं कि उन्हें भी इससे कोई तकलीफ़ भी नहीं थी, तो वो लोग भी हमसे एग्री कर गए। तो आई फाउंड माई सोलमेट, मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड। जी जी। खैर ये सारी चीज़ें हैं, जीवन के क्रम हैं, चलते रहते हैं। कोई ऐसा अनुभव जो पिता का मंत्र बन गया, कभी भी मुश्किल घड़ी आती है तो हम उस चीज़ को याद कर लेते हैं, उस पिता की उस सीख को याद कर लेते हैं, या कोई ऐसा घटनाक्रम जब पिट गए हों पिताजी से, हम चाहेंगे कि, या होता है ना कि हमने कोई गलती की है और हमें उन्हें बताना नहीं है और उन्हें पता चल गया, ऐसे कई होते हैं, लेकिन एक आध ऐसा घटनाक्रम होगा जो आपको क्लिक कर रहा हो तो प्लीज़ उसे भी शेयर कीजिए। पिटाई तो हमने बहुत खाई है, पिताजी से तो कम, लेकिन माताजी से बहुत पिटे हैं हम लोग बचपन में। मैंने तो बहुत मार खाई है, शैतानी भी बहुत करते थे, परेशान भी बहुत करते थे, तो डिज़र्व भी करते थे जी। बट जो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है वो है फादर साहब का हार्ट स्ट्रोक। उनको हार्ट अटैक आया था, वो पर्टिकुलरली हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय था जी। और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी उस टाइम हम लोग स्ट्रांग नहीं थे, सेविंग्स घर में थी नहीं। जी। जब पापा को हार्ट अटैक आया था, हम लोग रात भर एम्बुलेंस में लेके उनको जयपुर गए थे, तो माँ के पास 500 रुपये थे। बट आज भी मेरी माँ यही कहती है कि उस टाइम सिर्फ 500 रुपये मतलब उनके पास थे, थोड़े बहुत अकाउंट में होंगे, बैंक अकाउंट में, ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी। तो उस स्टेज में भी जब सब कुछ अरेंजमेंट हो गया, सब साथ देने वालों ने साथ भी दिया, ऊपर वाले ने भी साथ दिया, तो अब वो चीज़ कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देती, कभी भी डिसहार्टन नहीं होने देती। कितनी भी चैलेंजेस आते हैं तो एक विश्वास बना रहता है ऊपर वाले पे कि हाँ, वो this will मतलब also यही था ना कि वो तो इतना कठिन दौर होता है कि जब घर के मुखिया जो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मुश्किल समय था वो, बिकॉज माई फादर हैज़ बीन माई हीरो। उनको कभी हमने कमज़ोर नहीं देखा। उनको जब उस हालत में देखते हैं तो मैं खुद ऑलमोस्ट टूट गया था, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको फैमिली को भी संभाल के रखना है। मैं बड़ा बेटा था, बट बहुत मुश्किल समय था, लेकिन तब भी जब आप सब लोगों कुछ का हो गया, प्यार और विश्वास ही था जो किसी तरह की मुश्किल आई नहीं। और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यंग जनरेशन को जो यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारियां करते हैं, वो किस तरह से सफल हो सकते हैं? तो आपके माध्यम से एक सफलता का मंत्र हम अपने दर्शकों को भी देना चाहेंगे। जो भी मेरे एस्पिरेंट भाई बंधु लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि बिफोर फाइंडिंग आउट हाउ, कि कैसे करें, यू हैव टू फाइंड आउट वाई, क्यों करना है। तो आपको वो जो पर्पज़ है वो बहुत ज़रूरी है, वो पर्पज़ आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। मुझसे जितने भी एस्पिरेंट लोग बात करते हैं वो एक ही चीज़ वो मुझसे पूछते हैं कि सर कंसिस्टेंट कैसे रहें हम लोग। तो वो जो वाई है कि क्यों करना है, वो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। मेरे लिए इट वाज़ माई फैमिली, कि उनके लिए भी मुझे कुछ करना था, एक वो जुनून था। आपको अपना वाई ढूंढना है, हर इंसान के लिए वो वाई अलग होता है। आपका एक पर्पज़ है, आपको उस पर्पज़ के लिए डेडिकेटेड होके पूरी मेहनत करनी है। अगर आपका पर्पज़ सुप्रीम होगा तो आप कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे। डाइवर्जेंस हज़ारों होते हैं, आप कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे, आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है कि आपके बच्चे जो हैं उनको आपकी ज़रूरत है। जो प्रिपरेशन का टाइम होता है बहुत स्ट्रेसफुल होता है, जॉब नहीं होती है, रिश्तेदार भी कई बार मतलब ताने भी होते हैं, दोस्तों के भी होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस एग्ज़ाम के भी होते हैं। उनको आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप उनको जितना सपोर्ट करेंगे वो उतना ही आगे जा पाएंगे। तो उनको भी सपोर्ट कीजिए, वो जो कर रहे हैं वो आप ही के लिए करें। सर, जब आपका सिलेक्शन हुआ था और आप जॉब में आ गए, वो दौर जब पापा से शेयर हुआ होगा या घर में पता चला होगा कि सेलेक्ट हो गए हैं, तो किस तरह से खुशियाँ मनाई गई थी? फॉर्चुनेटली मैं उस दिन घर पे ही बैठा था जी। तो मेरे फादर साहब बेड पे बैठे थे, मैं चेयर पे बैठा था और सुबह से हम लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तो अब अभी आएगा, 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, शाम तक फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो शाम को जब अचानक दोपहर शाम के आसपास रिज़ल्ट आया, तो उस टाइम तक हम लोग थक के मैं फ़ोन रख चुका था कि अब नहीं चेक कर। जी। अचानक मेरे भाई का फ़ोन आया कि मतलब हो गया और 9th रैंक आई है, इतनी अच्छी रैंक आई है।
तो जैसे ही ये सुना मेरे फादर साहब बेड से उछल पड़े, उन्होंने ज़ोर से कहा यस। तो वो मोमेंट अभी भी मेरी आंखों के सामने उतना ही जिंदा है। जी जी। अभी भी मेरी आंखों के सामने उतना ही जिंदा है वो मोमेंट, और वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल। मतलब वही होता है ना कि जब बेटे की सफलता पिता की सफलता बन जाती है, और ये बात आ जाती है कि अब बेटे के नाम से पिता को पहचाना जाएगा, वो सफलता बहुत बड़ी चीज़ थी वो हमारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोग बात करने का अवसर दिया, आपने बातें की परिधि के साथ इतनी सारी। थैंक यू सो मच आपको मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। इंडियन कल्चर ये होता है कि मतलब जो बेटे होते हैं, बेटे और बाप के बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, हम लोग शेयर नहीं कर पाते आमने सामने जो बातें कह नहीं पाते कई बार सामने से, ना फादर अपने बेटे से कह पाते हैं, ना बच्चे अपने फादर को कह पाते हैं जो वो फील करते हैं। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग जो फील करते हैं वो कह पाते हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह दीजिएगा। पापा से यदि कुछ कहना है, कई बार ऐसा रहता है कि वो बात कहनी थी लेकिन अटकी रह गई, तो आप कह दीजिए उनको। वही जो मैंने कहा कि माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन माय हीरो एंड ही विल ऑलवेज बी माय हीरो, एंड नॉट जस्ट माय फादर, इवन माय होल फैमिली, माय वाइफ, माय मदर, माय ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं जो भी हूँ आप सब लोगों की वजह से हूँ। आई वुड बी नोबडी विदाउट यू एंड इवन माय फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।